तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ नेशनल हेराल्ड केस या नेशनल हेराल्ड मामला। ठीक, तो पहली बात तो ये कि ये चर्चा में क्यों है। ठीक, तो 30 नवंबर 2025 को दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होती है यानी EOW, ये एक इकोनॉमिक यानी आर्थिक अपराध करने वाले, आर्थिक किस्म के, आर्थिक नेचर के, इकोनॉमिक नेचर के जो क्राइम होते हैं उनकी जांच के लिए खास विंग बनाया गया है। वो हर स्टेट में होता है, हमारे मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। ये दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसने एक नई FIR दर्ज की है। ठीक, और जिसमें कांग्रेस के जो भूतपूर्व अध्यक्षा रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आर्थिक अपराध की साजिश का आरोप लगाया गया है। ये FIR इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED की शिकायत के आधार पर किया गया है। ठीक, पहले क्या होता था कि पहले ED ही FIR कर देती थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो FIR नहीं कर सकती है। अगर उसे कुछ ऐसा कोई मामला लगता है तो संबंधित जो जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी को बोलेगी, जांच एजेंसी जांच करेगी और जांच में अगर कुछ तथ्य पाए जाते हैं तो वो FIR करेगी और FIR होगी तो इसके बाद फिर चार्जशीट फाइल की जाएगी। तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है वो 2-1 दिन में कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी और संभवतः 12 दिसंबर को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक, ये कुछ बातें आगे बढ़ने से पहले जान लें। ये ED है यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका काम क्या होता है पहले ये थोड़ा सा समझ लें और ये जान लें कि ED की स्थापना किस कानून के तहत की गई है। ठीक, तो ED एक लीगल बॉडी है यानी स्टेटूटरी बॉडी है। एक कानून बनाकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन किया गया। वो जो कानून बनाया गया उस कानून को हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या इसे हम शॉर्ट में PMLA बोलते हैं। क्या? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या PMLA। ओके, अब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का काम क्या है? एक्ट तो हटा दो, एक्ट तो बनाया गया है। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज को रोकने को या किसी भी चीज को ना होने देने से, ना होने देने के लिए जो हम बचाव करते हैं, जो सुरक्षा करते हैं, उसे हम प्रिवेंशन कहते हैं। तो रोकना है, क्या रोकना है? रोकना है मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, थोड़ी सी हम इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, मतलब हिंदी में मनी लॉन्ड्रिंग को कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे यार? हाँ, मुद्रा प्रक्षालन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा, हिंदी में इसका नाम है मुद्रा प्रक्षालन। प्रक्षालन मतलब होता है धोना। ओके, ऐसे इंग्लिश में लॉन्ड्रिंग का मतलब, ये नीचे एक लॉन्ड्री है, अपन क्लास से नीचे उतरते हैं, सामने एक लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में क्या होता है? लॉन्ड्री में कपड़े धोए जाते हैं। अभी जैसे बहुत सारे शादियां आने वाली हैं, फिर आप पुराने साल का कोट सूट ये सब भर के बक्से में रखा हुआ है, जब आप खोल के देखते हो तो गंदा हो चुका है, मतलब गंदा हो रहा है और आपको कहीं जाना है, तो उसको साफ करने के लिए आप क्या करोगे? उसको लॉन्ड्री में
डाल के आओगे कि भैया चाहे इसको वाटर से वॉश करे या ड्राई क्लीन करे, जो भी करे ये साफ सुथरा अच्छा हो जाना चाहिए, है ना। तो सिमिलरली उसी तरह से यहाँ मुद्रा का प्रक्षालन या मुद्रा की लॉन्ड्रिंग की जाती है। ठीक, तो मुद्रा लॉन्ड्रिंग मतलब क्या हो गया कि काला काला धन जो है, काला धन को सफेद करना, दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। काले धन को सफेद करना, है ना। तो अब बात आती है कि काला धन क्या है, किसको कहेंगे काला धन। तो हमारे यहाँ जो काला धन डिसाइड किया गया है वो इस आधार पर काला और सफेद धन नहीं तय किया जाता कि उसका सोर्स क्या है। हाँ, मतलब इस आधार पर नहीं कि वो फेयर है कि अनफेयर है। ठीक, किसी भी आधार पर, मतलब कैसा भी आपका धन कमाया हुआ हो, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो उस धन का, मतलब आपने उस धन को, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को अगर आपने डिस्क्लोज किया हुआ इनकम टैक्स को थ्रू द रिटर्न फाइल, ओके। तो जो लोग भी, जिनकी भी इनकम होती है, जिनकी भी कमाई होती है, कोई भी व्यक्ति हो, तो जो कमाई करते हैं, कमाई करने वाला हर व्यक्ति को साल में एक बार, ठीक, रिटर्न फाइल करना होता है। तो रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या होता है, रिटर्न फाइल करके हम घोषित करते हैं, यानी बताते हैं, स्वेच्छा से बताते हैं क्या, कि हमारी इतनी आय हुई, और गवर्नमेंट है यकीन करती है उस बात पर कि ठीक है, आपने कहा आपकी इतनी इनकम हुई तो ठीक है। ओके, और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, अब जो रिटर्न फाइल होता है, तो रिटर्न फाइल होता है आपके पैन के थ्रू, जो पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड नंबर के थ्रू ही रिटर्न फाइल होता है। तो उस पैन, आपका जो पैन है, पैन हर एक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, तो आपके हर अकाउंट पर इनकम टैक्स की नजर रहती है, आपके हर खाते पर इनकम टैक्स की नजर होती है। तो आप जब बता रहे हो कि मेरी एनुअल इनकम मात्र 10 लाख रुपए है और खाते में दिख रहा है आपके 50 लाख रुपए, तो फिर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, समझे। तो ये तरीका है। अब आगे आता हूं मैं, कि आपने बताया कि भाई मेरी इनकम 10 लाख की है और एक्चुअल में आपकी इनकम 30 लाख की है। 20 लाख रुपए आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छिपा लिया कि उस पर आपने टैक्स नहीं दिया, भले ही कमाई आपकी लीगल है। कहने का मतलब ऐसा हो गया कि आप डॉक्टर हो, पेशेंट देखते हो, उससे पेशेंट से फीस लेते हो, है ना। 10 लाख रुपए तक एनुअल आप अपने अकाउंट में लेते हो और उसके बाद आप जो है वो कैश लेते हो, पेशेंट से कहते हो कि भाई आप कैश पेमेंट कीजिए। तो जहां कहीं भी कोई कह रहा है कि ये पेमेंट हमें कैश में चाहिए, अकाउंट में नहीं चाहिए, इसका मतलब वो टैक्स की चोरी कर रहा है। तो वो इलीगल काम नहीं कर रहा है डॉक्टर, लीगल करके भी, बात समझे। जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूं, सालाना मैंने बताया कि मेरी पर मंथ की इनकम 1 लाख रुपए है और इस तरह से 12 लाख रुपए सालाना कमाता हूं, जबकि कमाता मैं मान लीजिए 50 लाख रुपया हूं। तो 38 लाख रुपए मेरा काला धन हो गया, क्योंकि वो मैंने इनकम टैक्स को डिस्क्लोज नहीं किया, इनकम टैक्स के सामने मैंने ओपन नहीं किया उसको, तो दैट इज ब्लैक मनी। ओके, तो फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी मनी का ब्लैक होना या व्हाइट होना इस बात से रिलेटेड नहीं होता है, इस बात से जुड़ा हुआ नहीं होता है कि वो मनी का सोर्स क्या है, लीगल है या इलीगल है। आप डकैती डाल के ला रहे हो, जैसे सपोज कर लो मैं ही डाका डाल के ला रहा हूं, चोरी करके ला रहा हूं, चैन स्नेचिंग करके मैं कमाई कर रहा हूं, लाखों की कमाई हो रही है मेरे महीने की, और मैं दिखा रहा हूं कि मैं कोचिंग से कमा रहा हूं लाखों रुपए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पटांग इधर उधर की कमाई करते हैं और छोटी मोटी कोई दुकान बिठन मार्केट में न्यू
मार्केट में एमपी नगर में खोल लेते हैं। जैसे यहीं एक छोटी सी दुकान आप खोल लो प्लाईवुड और टाइल्स की, और उसमें अकाउंट मतलब उसमें अकाउंट मेंटेन करते रहो, दिखाते रहो कितना माल आया, इतने में बेचा, इतना फायदा कमाया, जबकि एक्चुअल में फायदे का जरिया कहीं और से है। ठीक, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो और टैक्स दे रहे हो, मतलब ऐसा करके आप टैक्स दे रहे हो, तो वो वैलिड होगा। लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। इस तरीके से जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, इसमें क्या कर रहे हो, सपोज कर लो कि आप कोई बहुत बड़े अधिकारी हो और ट्रांसफर पोस्टिंग में आप खूब कमाई कर रहे हो, हर एक छोटी छोटी बड़ी ट्रांसफर करने के आप 5-5, 10-10 लाख रुपए वसूल रहे हो, ले रहे हो। ओके, तो कैसे दिखा सकते हो आप कि पैसा कहां से आया? भाई दिखाना तो पड़ेगा। इतना पैसा हर साल आप कमा रहे हो, और 10 साल 15 साल अगर आप सिस्टम में हो तो 200-400 करोड़ कमा लोगे आप। तो भाई पैसा जो इफरात पैसा आता है ना, वो छिपता नहीं है, कहीं ना कहीं वो बिलबिला के फटी पड़ता है, ऊपर आ जाता है, थोड़ा बहुत हजम हो जाता है। लेकिन जब एक सीमा से ज्यादा आता है ना, तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि मैं यहां हूं। ओके, तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, मतलब ये तरीका बता रहा हूं आपको, आप क्या कर सकते हो। ये नहीं बता रहा हूं मतलब ऐसा ही करना। चलो मैं सेंटेंस चेंज कर देता हूं। लोग क्या करते हैं जो इस तरह काम करते हैं, वो क्या करते हैं? तो एक छोटी मोटी डेयरी खोल लेंगे। ठीक, डेयरी में दिखाएंगे 10 गाय, रहेगी 1 गाय। अब गाय का 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय दिखा दिया उन्होंने अपने कागज पर। मतलब अब इनकम टैक्स हर एक चीज की जांच करने थोड़ी आ रहा है कि 10 गाय की 15 गाय। आपने दिखा दिया 50 गाय, फला जगह मेरी डेयरी है, वहां से ये सोर्स ऑफ इनकम है, वो वहां से पैसा जनरेट होता है। क्या क्या जनरेट होता है? गाय का जो मूत्र है हम वो भी बेचते हैं, सालाना 3 करोड़ का, है ना? ओके, अब रसीद, क्या बात करते हो यार, मूत्र के कोई रसीद देता है क्या? गाय का हम किसानों को गोबर बेच देते हैं, वहीं से आके हमारे फार्म से ही आके किसान ट्राली ट्राली भर के ले जाते हैं। 5 लाख का हमने खाद बेच दिया। ठीक, इसके बाद और क्या, दूध नहीं बेचते हम दूध के भी वही फार्म हाउस पर ही प्रोडक्ट बनवाते हैं, जिससे उसकी कॉस्ट और बढ़ जाए, और हम उसकी सप्लाई करते हैं। अब इसमें फायदा क्या हुआ? इसमें फायदा दोहरा है। पहली बात तो ये जो सोर्स आप दिखा रहे हो कि इस तरह से हमने 200 करोड़ कमाए सालाना, किससे? डेयरी से। तो डेयरी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, टैक्स फ्री होता है। तो एक तो 200 करोड़ पर आपको टैक्स नहीं देना है, और दूसरे एक्चुअल में आपका फॉर्म, डेयरी फॉर्म आपका धंधा ही नहीं है, धंधा है ट्रांसफर पोस्टिंग। ओके, तो वहां से पैसा जो आ रहा है ब्लैक, इधर के जरिए आप उसको व्हाइट कर रहे हो, और फिर क्या कर रहे हो? फिर ये कर रहे हो कि मैंने जो 300 करोड़ की रकम कमाई थी वो अपने 3 बच्चों में 100-100 करोड़ दी। बच्चे ने क्या किया? उस 100 करोड़ की कंपनी खोल ली। अब उससे जो कमाई आ रही है वो जीवन पर्यंत व्हाइट रहेगी, 1 नंबर रहेगी, जबकि उसका ओरिजिन 2 नंबर है। समझे? तो देश में जब इस तरह की चीजें लगातार बढ़ती जा रही थी, तो एक कानून बना। उस कानून का ही नाम है PMLA, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट ही यही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करेगा कि कहां कहां मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ऐसे मामलों की जांच करेगा, और जांच करके और जो दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। अब भाई बात यह होती है कि एक्ट कैसे करेगा? तो एक्ट में एक एजेंसी बनाई गई जो ये काम करेगी। एक्ट नहीं रोकता ना, एक्ट में तो बातें लिखी हुई हैं, तो एक्ट ने एक एजेंसी बनाई, उस एजेंसी का नाम है ईडी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या
जो प्रवर्तन निदेशालय है उसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा कि प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो गठन है वो PMLA एक्ट 2002 यानी 2002 के अंतर्गत किया गया। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है ईडी का? ईडी का मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट, टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। सरल भाषा में कहा जाए तो जो लोग काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करते हैं, ओके, ऐसे। अब एक और तरीका बताता हूं, ऐसे ऐसा होता है इसलिए बता रहा हूं कि आपका अनाप शनाप कहीं से कमाई आ रही है, आपने कहीं 2-4 एकड़ खेत खरीद लिया है और उस खेत में आप दिखा रहे हो, मतलब आप जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हो उसमें दिखा रहे हो कि हम इसमें सफेद मूंगफली बोते हैं जो करोड़ों में बिकती है। आ रही बात समझ में? और कहीं से भी भाई 5% 10% दे करके कहीं से भी फर्जी रसीद मिल जाती है। आप दिल्ली के मार्केट में, मुंबई के मार्केट में चले जाओ, वहां जो बैठा आड़तिया है वो रसीद दे देगा आपको कि हाँ हमने इनसे इतने की मूंगफली खरीदी। बस आपको वो ले जाके सीए के फाइल में लगाना है। आपका जो महीने का 10-20 करोड़ की अवैध कमाई है वो व्हाइट हो जा रही है। नहीं, समस्या ये होती है ना कि भाई देखो, अगर आप घूस से या इस तरीके से उटपटांग जरिए से 1-8 लाख रुपया कमा रहे हो तो वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो बड़े आराम से खर्च हो जाता है बच्चों के कपड़ों में, दवाई में, फीस में, है ना, शॉपिंग में आराम से खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया हर महीना कमा रहे हो तो कितना खर्च करोगे आप, है ना? ओके, तो चलो अब आगे। तो ये मामला जो है ये PMLA का है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। इस मामले को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देख रही है। अब देखते हैं मामला क्या है। तो ये जो पूरी स्टोरी है, इस पूरी स्टोरी में कई सारे कैरेक्टर, कई सारे किरदार हैं। ओके, वन बाय वन हम इसमें आते जाएंगे। तो नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है। ये 1938 की बात है, 1938 की बात है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 1938 का इतिहास में क्या स्थान है, 1938 का इतिहास में क्या स्थान है। अगर हम भारतीय इतिहास में देखें तो 1938 यानी 1938 में ही हरिपुरा, गुजरात में एक जगह हरिपुरा में कांग्रेस का सेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ओके, और उसी समय सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का सभापति चुना गया था, कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था 1938 में। आ रही बात समझ में? हालांकि 1939 में भी जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ जबलपुर के पास, त्रिपुरी जगह मध्य प्रदेश, वहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया। ओके, और उनके रिजाइन करने के बाद फिर कार्यवाहक अध्यक्ष ने जो बचा हुआ समय था उस पर काम किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, तो यहां से आप जोड़ के रखोगे। और 1938 की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक बात और आप ध्यान रखोगे कि इससे लगभग 10 साल पहले यानी 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में, लाहौर सेशन। और एक तरह से यह भी मान सकते हो कि 1929 was the entry of पंडित जवाहरलाल नेहरू in active politics। तो अभी 8-10 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजनीति करते हुए हुआ था। अब जैसी उस समय परंपरा थी कि कोई भी जब पॉलिटिक्स करता था तो आज की भांति आज के तरह का मीडिया नहीं था उस समय, ना तो सोशल मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था तो सिर्फ प्रिंट मीडिया, और वो भी गिना चुना, क्योंकि उसमें भी बहुत थ्रेट होता था, उसमें बहुत डर होता था। अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखा तो तुरंत जेल हो जाती थी।
तो आज की तरह डेमोक्रेसी नहीं थी कि दिन भर कुछ भी लिखते रहो, दिन भर कुछ भी बोलते रहो, मोदी को गोदी बोलो, ठीक, और अमित शाह को चोर, और संसद में जाकर नारा लगाओ आप, वो चोर गद्दी छोड़, वो चोर गद्दी छोड़। और इसके बाद भी सब कान में ऐसे, जिनको आप कह रहे हो वो कान में ऐसे रुई ठूस के बैठे रहते हैं कि ठीक है तुम चिल्लाते रहो, हमें कोई फर्क नहीं। ऐसा आज का जमाना नहीं, अंग्रेजों का जमाना था। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो तुरंत आपका न्यूज़पेपर सील, न्यूज़पेपर जब्त और आपको जेल। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ओके, जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेयर होता था, वो लोग निर्भीक होते थे, वो लोग डरते नहीं थे। तो चाहे महात्मा गांधी की बात कर ले, महात्मा गांधी ने भी नवजीवन करके अपना समाचार पत्र निकाला पहले, फिर इसके बाद हरिजन समाचार पत्र निकाला, ओके। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र निकाला। तो ऐसे हर एक फ्रीडम फाइटर का, जो भी डोमिनेंट फ्रीडम फाइटर होता था, जो भी लीडिंग फ्रीडम फाइटर होता था, उसका खुद का एक न्यूज़पेपर होता था जिसके जरिए वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाता था, ओके। फिर भी मीडिया इतनी, इसके बावजूद भी मीडिया इतनी सशक्त नहीं थी। उसके पीछे दो कारण थे। एक तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना एडवांस नहीं था, मतलब गांव-गांव अखबार नहीं पहुंचते थे, कहीं 10-20 गांव के बीच में एक अखबार पहुंचता था, उसी जिसके घर अखबार पहुंचता था उसी के घर जो भी जागरूक लोग होते थे, जो भी जागृत लोग होते थे, एजुकेटेड लोग होते थे, उसके घर पहुंच के अखबार पढ़ने जाते थे खाली। एक बात हो गई। और दूसरी बात, लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे उस समय, लेकिन फिर भी अगर वो 4-6-10% ही थे तो उनके सहारे ही हमें फ्रीडम स्ट्रगल को आगे कंटिन्यू रखना था, और उन तक अपनी बात पहुंचाने का हमारे पास एक ही जरिया था, हमारा खुद का न्यूज़पेपर, ओके। तो सभी फ्रीडम फाइटर्स अपना अपना न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश कर लेते थे जैसे ही वो पॉपुलर होते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक न्यूज़पेपर शुरू किया। उसका नाम था, उस पेपर का नाम था डेली पेपर था, दैनिक का मतलब रोज आएगा, रोज छपेगा ये। तो डेली और क्या, नेशनल हेराल्ड, यानी ये न्यूज़पेपर नेशनल होगा और डेली छपेगा ये, ओके, अंग्रेजी भाषा में, ओके। 1938 में शुरू किया। और क्या किया, और ये पेपर जो, ये न्यूज़पेपर, भाई न्यूज़पेपर छाप रहा है तो कौन छाप रहा है, कौन, ये काम कौन देख रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये काम देख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और बहुत काम है। तो उस न्यूज़पेपर की गार्जियन कंपनी के तौर पर, कि मतलब उसकी देख रेख करने वाला, उसको ऑपरेट करने के लिए उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कंपनी खड़ी कर दी। क्या कर दिया, एक कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। ये दूसरा कैरेक्टर है एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, ओके। और उस समय के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर्स को इस एजेएल का शेयर होल्डर बना दिया उन्होंने। कहने का मतलब ये हो गया, ये कंपनी किसी एक व्यक्ति यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। जैसे होता है ना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कि हम कुछ शुरू करना चाहते हैं न्यूज़पेपर, तो लीड भले ही मैंने किया, कल मेरा नाम आएगा कि मिश्रा सर ने एक न्यूज़पेपर शुरू किया 2025 में लेकिन इसमें इस क्लास के सभी बच्चों का कंट्रीब्यूशन था, 100 200 रुपया सबने दिया था। तो आप सब उस मेरी कंपनी में क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए, ओके। और कंपनी रजिस्टर्ड हुई। अब फिर क्या हुआ, आरंभिक पूंजी मतलब 5000 लोगों ने 100 रुपया दिया उस समय के हिसाब से, तो 5 लाख रुपए हुए। तो उस कंपनी की, एजेएल की आरंभिक पूंजी 5 लाख रुपए थी, और ये कहा गया कि ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, मतलब ये लाभ नहीं कमाएगी। कहने का मतलब, अगर कंपनी की कुछ कमाई धमाई होती भी है तो वो सिर्फ कंपनी के ही डेवलपमेंट में खर्च होगी,
तो इस एजीएल कंपनी ने सिर्फ एक पेपर नहीं, नेशनल हेराल्ड, इस कंपनी ने 3 न्यूज़पेपर्स चालू किए। 3 न्यूज़पेपर्स में, एक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, एक उर्दू में कौमी आवाज और एक हिंदी में नवजीवन। 3 न्यूज़पेपर इसने चालू किए। ओके, कालांतर में अंग्रेजी में कई दूसरे न्यूज एजेंसीज आ गई, कई दूसरे न्यूज़पेपर्स आ गए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। ओके, ये लोग इतने पॉपुलर हो गए कि नेशनल हेराल्ड चलन से बाहर हो गया। और होते होते क्या हुआ, होते होते 2008 में भारी घाटा उठाते हुए ये नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर बंद कर दिया गया। मतलब एजीएल ने कह दिया कि अब हमारे बस की बात ये न्यूज़पेपर छापना नहीं है। लेकिन ठीक 8 साल बाद जब थोड़ा सा सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर ग्रो किया, तो फिर उसी कंपनी के लोगों ने, एजीएल कंपनी के लोगों ने कहा ठीक है, हम न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते, लेकिन इसका डिजिटल वर्जन लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो आज भी नेशनल हेराल्ड आपको डिजिटल आता है ना, जैसे दैनिक भास्कर डिजिटल आता है, आपके फोन में भी आता है, आप न्यूज़पेपर फोन में पढ़ सकते हो, और एक ऐप के थ्रू, और एक होता है क्या, एक होता है आपके घर आता है हार्ड कॉपी। तो उसने हार्ड कॉपी बंद कर दी, लेकिन ये डिजिटल वर्जन इसका अभी भी नेशनल हेराल्ड का चल रहा है। ठीक, तो 2008 से ही हम आगे बढ़ते हैं। 2008 में ये बंद कर दिया गया। ओके, बंद हो गया तो फिर एजीएल ने कहा कि हम बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। घाटे के कारण हम लगभग 2-3 सालों से जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है उसमें बिजली का बिल नहीं दे पाए हैं, तो वो भी लाखों में है। और हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम करते थे, उन कर्मचारियों की कई महीनों से सैलरी नहीं गई है। ओके, तो हम बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान से मेरी बात को सुनना कि जब कोई कंपनी इतनी परेशानी में आ गई है, इतनी समस्या में आ गई, अब 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कंपनी के 2 न्यूज़पेपर्स अभी भी चल रहे हैं। एजीएल के 2 न्यूज़पेपर्स, कौमी आवाज, ओके, और नवजीवन, ये अभी भी चल रहे हैं। लेकिन वो कितना बिकते हैं आप भी जानते हो, आपने भी कभी नहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना प्रॉफिट कमा के दे रहे होंगे। ठीक, लेकिन चलो वो बात जाने दो। कंपनी, कोई भी कंपनी अगर घाटे में आ जाती है तो अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पाती, कर्ज में डूबी हुई है। सपोज कर लो मेरी ही कोई कंपनी है, अगर वो कर्ज में डूबी है, घाटे में आ गई, ओके, तो मैं क्या करूंगा? इस घाटे से उबरने के लिए मैं क्या करूंगा? तो मैं बैंक के पास जाऊंगा कि भैया आप हमें लोन दो, एक बात, या दूसरा तरीका, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा कि आप हमें बेल आउट पैकेज दो। मतलब ये कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये कंपनी हिस्टोरिक है, भारत के इतिहास, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कंपनी है। भले ही एक पैसे का प्रॉफिट नहीं कर रही है और इससे देश को कोई फायदा नहीं है, बट विरासत समझ के इसको बचाए रखना है। तो प्लीज आप हमारा ये घाटा, मतलब हमारे ऊपर जो आर्थिक दबाव है, वित्तीय दबाव है, इसको पूरा करने के लिए हमें पैकेज दो। 2 बात हो गई, या तो वो कर्ज लेगी या गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज की डिमांड करेगी। गवर्नमेंट देना होगा दे देगी, नहीं देना होगा मना कर देगी। तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि अगर इन दोनों से मदद नहीं हो पा रही, इन दोनों से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि जनता के सामने जाएगी कि भाई ये देखो, ये आप सबसे जुड़ी हुई कंपनी है, अब आप लोग मदद करो, चंदा जुटाएगी, है ना। मान लो इससे भी नहीं हो पा रहा है कुछ काम, तो फिर लास्ट अंतिम उपाय कंपनी के पास क्या है? अंतिम उपाय है कि कंपनी की करोड़ों की प्रॉपर्टी है,
उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा कंपनी बेच देगी और अपना घाटा पूरा करके और राम नाम सत्य कर लेगी। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ ये कि अच्छा, पहले हम कंपनी की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अब आप समझ रहे हो न्यूज़पेपर या ये कंपनी किसने बनाई थी? पंडित जवाहरलाल। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए और उसके बाद लगातार 15 वर्षों तक उन्होंने आजाद भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर एक छत्र राज किया इस देश पर। वो जो कहते थे वही शासन होता था। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ या नहीं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का न्यूज़पेपर, कांग्रेस की सत्ता पूरे देश में कांग्रेस की तूती बोल रही है। हाँ, ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, अपने इस न्यूज़पेपर को लगभग हर बड़े शहर में जो शहर का प्राइम लोकेशन होता वहां जमीन दे दी। और आज उस जमीन की कीमत हजारों करोड़ रुपए है। हजारों करोड़ के ऑनरशिप, पेपर तो बंद ही हो गया। हजारों करोड़ के मालिकाना हक वाली कंपनी वित्तीय संकट का सामना कर रही है। भाई एक कहीं की प्रॉपर्टी निकाल देते ना, भोपाल की प्रॉपर्टी निकाल देते तो घाटा पूरा हो जाता कंपनी का। एक प्रॉपर्टी निकाल देते। एक अनुमान के अनुसार, एक आकलन के अनुसार इस कंपनी का जो नेट वर्थ है आज की डेट में प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो उसकी जमीन रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास। ओके, लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं। कंपनी का जो ऑफिस है, इस कंपनी का जो ऑफिस है जिसको नई दिल्ली बहादुर शाह जफर मार्ग पर है, हेरोल्ड हाउस 10,000 वर्ग मीटर में है। 10,000 वर्ग मीटर समझ रहे हो ना? 10,000 वर्ग मीटर का मतलब हो गया, हिसाब किताब लगाओ, 10,000 वर्ग मीटर मतलब 10,000 वर्ग मीटर का मतलब हो गया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर स्क्वायर यानी 5 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा, इतना कारपेट एरिया है इसका। मैं ऑफिस की लंबाई चौड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब हर एक तल पर जो कारपेट एरिया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इतना बड़ा ऑफिस है ये। ओके, इसके अलावा इस कंपनी के जो कंपनी को जगह मिली, सरकार से जगह मिली है ना, कंपनी ने खरीदी नहीं है। ये जगह देश के पहले प्रधानमंत्री ने कंपनी को दी थी। लखनऊ में है, भोपाल में है, मुंबई में है, इंदौर में है, पटना में है, हरियाणा में, पंचकुला में है। हाँ, इसके सब ऑफिसेज हैं और दिल्ली में है ही। तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है इस कंपनी के पास, जिसका नाम क्या है? एसोसिएट जनरल लिमिटेड, एजेएल के पास। इज इट ओके? हाँ या नहीं? तो कंपनी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। जब कंपनी रोने और गिड़गिड़ाने लगी तो क्या हुआ कि 2011 में कांग्रेस ने लोन दिया कंपनी को, ऋण दिया। वो भी कैसा ऋण दिया? ब्याज मुक्त। ओके, अब फिर वही बात हो गई। बात यह हो गई कि कांग्रेस ने क्यों लोन दिया। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की कंपनी नहीं थी ना, 5,000 शेयर होल्डर्स की कंपनी को कांग्रेस ने क्यों लोन दिया? एक बात। दूसरी बात ये, क्या कोई राजनीतिक दल लोन दे सकता है? क्या कोई राजनीतिक दल, भाई कोई भारतीय जनता पार्टी, इसके पास तो अरबों रुपए हैं, बीजेपी के पास तो अरबों रुपए है ना, पता नहीं कहां से डोनेशन आता है, कितना डोनेशन आता है। तो क्या ये बैंक के रूप में काम कर सकती है, लोन देके ब्याज कमा सकती है? नहीं कर सकती। तो हमारे यहां समस्या क्या है कि समस्या ये है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, ओके, जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951, उसकी धारा 29A
और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल, ओके, किसी भी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ऋण अगर देती है तो ये इलीगल माना जाएगा, ये अवैध माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अवैध कार्य किया। कितना 90.25 करोड़, यानी 90 करोड़ 25 लाख रुपए कांग्रेस ने एजेएल को दिया। चलो बात यहीं तक होती तब भी चल जाता। ये कब दिया? ये दिया 2011 में। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ? नवंबर 2010 में, नवंबर 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये नेक्स्ट कैरेक्टर है, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? तो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बनी, उस कंपनी में 76% का शेयर होल्डिंग थी अकेले मां बेटे की, मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। 38% की शेयर होल्डिंग इन दोनों की थी। 38% के शेयर होल्डर राहुल गांधी और 38% के शेयर होल्डर सोनिया गांधी। ओके, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। और इसके अलावा इसमें 2-4 शेयर होल्डर्स और, जैसे इन्हीं के चट्टे बट्टे, जैसे मोतीलाल वोहरा जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दुर्भाग्य से भी हमारे बीच में नहीं है, मतलब ऊपर जा चुके, भगवान के पास है। ठीक, इसके अलावा एक राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर हैं, गुरु हैं, वो झबराले बाल वाले सैम पित्रोदा कहलाते हैं। अक्सर विदेश उदेश का कारोबार संभालते हैं। उनकी राजीव गांधी की जो गुप्त मीटिंगें हुआ करती हैं उनको अरेंज करते हैं ये सैम पित्रोदा। ठीक, इसके अलावा एक सुमन दुबे करके हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो लंबे समय से और कांग्रेस से जुड़ी रही हैं, तो वो उनका शेयर है। इसके अलावा एक एक ऑस्कर फर्नांडिस लीडर हुआ करते थे, शायद वो भी अभी नहीं है, ऑस्कर फर्नांडिस भी। ये सब लोग इसमें शेयर होल्डर्स थे। कितने परसेंट? रिमेनिंग 24% के शेयर होल्डर थे। बाकी 76% शेयर होल्डिंग इन दोनों की किस कंपनी में? यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आ रही बात समझ में? जैसे ही ये कंपनी बनी, कंपनी खड़ी होते ही जो एजेएल थी, एजेएल थी, एजेएल ने क्या कहा? एजेएल ने कहा कि हम ऋण नहीं दे सकते। कांग्रेस से क्या कहा कि हम लोन चुकता करने की स्थिति में नहीं है। भाई, हम लोन चुकता करने की स्थिति में ही होते तो हम लोन लेते ही क्यों? और ऐसा कुछ थोड़ी कि लोन लेके हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, लोन लेके हमने कर्मचारियों की सैलरी दी, उससे हमारी कोई अर्निंग जनरेट हुई नहीं। लोन लेके हम अगर कहीं कुछ दुकान बनवाते तो उससे आय आती तो आपका पैसा वापस करते, लेकिन हमने कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं किया। तो कांग्रेस से क्या कहा एजेएल ने कि हम आपका 92 करोड़ 25 लाख रुपया वापस नहीं कर सकते। ओके, तो कांग्रेस ने कहा चलो हमने माफ किया, मतलब हम नहीं लेंगे अब तुमसे वो 90 करोड़ 25 लाख रुपया, हमने तो माफ किया। ठीक, बशर्ते आपको अपनी 99% शेयर होल्डिंग यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देनी होगी। अब ऐसे भी आप घाटे में चल रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक, तो 99% शेयर होल्डिंग दे दी गई यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, और वो यानी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास। और उस 2000, समझिएगा ध्यान से, पहले उस 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी में 5000 से अधिक शेयर होल्डर्स थे जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनमें अब कोई नहीं रहा, लेकिन वो, जैसे मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, मेरा शेयर था उसमें, उस 5000 में मैं एक था, तो मेरा बच्चा तो जिंदा है, तो मेरे बच्चे के पास वो शेयर है।
आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन बिना उन शेयर होल्डर्स को कोई नोटिस दिए कंपनी ने ये डील कर ली और अधिग्रहण बोलते हैं, अधिग्रहण कर लिया गया। किसका? एजीएल का अधिग्रहण कर लिया यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, और 2000 करोड़ की संपत्ति में 76% का मालिकाना हक आ गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। आगे बात समझ में? अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का क्या कहना है? इनका यह कहना है कि भाई ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इससे हमें कुछ नहीं मिलता है। मतलब इसके चार्टर में ही लिखा गया है कि इसमें कोई डिविडेंड यानी कोई लाभ होगा तो लाभ का हिस्सा हमें नहीं मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टी को हम बेच नहीं सकते हैं, हम मतलब इससे हम कोई प्रॉफिट किसी भी तरह का नहीं कमा सकते। भले ही नहीं प्रॉफिट कमा सकते भाई, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरा घर है ना, मेरा घर मैं आपके नाम कर जाऊं, बस उसमें एक शर्त लिख दूं कि इससे आप ना तो इसको किराए पर उठाओगे, आप ना इसे बेच सकते हो आप। बड़ा सा महल है आपके स्वामित्व में है, ये इसकी खुशी नहीं होगी आपको कि बड़ा सा, आप देखो ना सरकारी आवास होते हैं, यही 4 इमली में होते हैं, ये 73-74 क्या बंगले हैं, कितना होता है? हाँ 74 बंगले हैं। वहां अगर किसी को सरकारी शासकीय आवास मिल जाता है या दिल्ली में किसी को शासकीय आवास मिल जाता है तो आवास न छोड़ने के वो 50 बहाने करता है कि उसे सरकारी आवास, जबकि वो जानता है कि आवास सरकारी है, ना तो इसे किराए पर उठाया जा सकता और ना इसे बेचा जा सकता है। फिर भी ये रहता है कि 2-3 पुश्तें 4 पुश्तों के लिए तो जगह अपनी है ना। मैं, मेरे बाद मतलब चौधरी चरण सिंह के बाद उनका बेटा अजीत प्रताप सिंह के बाद उनका बेटा, चलता रहेगा ऐसे कि नहीं? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष करके ऐसे चलता रहेगा। आप देखो अभी अभी ताजा हाल बता रहा हूं, बिहार में पहले एक मुख्यमंत्री का बंगला, एक मुख्यमंत्री का बड़ा बंगला, भूतपूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा बंगला लालू प्रसाद यादव के पास, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री का वैसा ही बड़ा बंगला राबड़ी देवी के पास, एक भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री का ऐसा ही बड़ा बंगला तेजस्वी यादव के पास। ये सब जानते हैं ना, ये सब जानते हैं कि ये बंगले हमारे परमानेंट नहीं है, मतलब इनको हम किसी भी आपत्ति विपत्ति में बेच नहीं सकते, लेकिन कब्जा तो हमारा है नहीं, 2-4 पीढ़ियां अपनी इसी बंगले में कट जाएंगी। तो अभी गवर्नमेंट ने उसमें अच्छा नियम बना दिया। नियम क्या बना दिया कि अगर आप पदाधिकारी नहीं है तो 6 महीने के भीतर आपको बंगले छोड़ने पड़ेंगे। तो राबड़ी देवी के पास नोटिस आ गया कि आप बंगला खाली करो। उस पर भी बड़ा बवाल हुआ। भूतपूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आपको आवास मिलेगा, जो आवास मुख्यमंत्री के रूप में मिला था आपको उसको खाली करो, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आवास मिलेगा छोटा सा कहीं, वहां जाके रहो। खैर मेरी बात आप समझ सकते हो ना। तो राहुल गांधी भले ही ये या कांग्रेस भले ही ये कहे कि इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अपनी एसेट में तो शो करेंगे ना, कितने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का स्वामी हूं मैं, मालिक हूं। और ये तो हम देख रहे हैं ना कि उसका कोई बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं। भाई मेरा ये कहना है कि जैसे जवाहर चौक पर एक कॉर्नर में बड़ी बिल्डिंग है कांग्रेस की, नॉन प्रॉफिटेबल बिल्डिंग है, ओके, लेकिन अब मतलब मुझे नहीं पता है कैसा होता है कि नहीं होता, बट जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है उस बिल्डिंग के ऊपर 4 होर्डिंग लगवा दे, तो कौन ऑडिट करने आ रहा है? और 4 होर्डिंग का महीने का इनकम होता है 4 लाख रुपए जवाहर चौक जैसे चौराहे पर। मतलब समझ रहे हो कि जवाहर चौक जैसे चौराहे पर 4 होर्डिंग ऐसे अगर आपकी खड़ी है तो उनसे आने वाली इनकम 4 लाख रुपए हर महीने होती है, और इसका कोई ऑडिट कहीं नहीं हो रहा है ना। कहीं ये कोई देखने नहीं आ रहा है कि उस बिल्डिंग के ऊपर होर्डिंग लगा के आप कमाई कर रहे हो, और कभी ऑडिट आया, कभी जांच हुआ तो आपको तो इस बात की तो हमें जानकारी नहीं थी, अब आप संज्ञान में आया हम होर्डिंग उतरवा देंगे। तो इस तरह से डायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट उसके पीछे बहुत सारी सोर्स ऑफ इनकम खुद ब खुद जनरेट हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मामला था 1 नवंबर 2012 को,
जो सुब्रमण्यम स्वामी है, आप जानते हो सुब्रमण्यम स्वामी, शायद देखा हो आप लोगों ने या नहीं देखा हो तो आई डोंट नो। एक बड़े लीडर रहे हैं। लीडर इकलौते ऐसे हैं अपवाद जो नेता तो बीजेपी के हैं। आप इनका वीडियो देखना, ये बीजेपी के लीडर हैं, दिन भर मोदी को गाली देते हैं। मतलब दिन भर मोदी को बुरा भला, मतलब कुछ भी बोलते हैं, इतना बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी सुनते ही नहीं है। मतलब मोदी की बड़प्पन है ना कि सुब्रमण्यम स्वामी कुछ भी बोलते रहते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट बताते हैं, और उनकी इच्छा रही है कि वो वित्त मंत्री बन जाए इस देश का एक बार। और इसलिए उन्होंने हर एक पार्टी, मतलब जहां जैसी जरूरत पड़ी हर एक पार्टी का साथ दिया, और पार्टी ने नहीं बनाया तो फिर उसको गाली देना शुरू किया। तो पहले ये इन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई थी सुब्रमण्यम स्वामी ने, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इनको मंत्री नहीं बनाया सुब्रमण्यम स्वामी को, तो फिर सोनिया गांधी की ये जड़ खोद दी। ओके, और चले आए बीजेपी में, और बीजेपी ने नहीं बनाया तो अब मोदी को गाली दे रहे हैं। अब बहुत संभावना है कि ये केस वापस ले ले सुब्रमण्यम स्वामी, केस वापस ले लेंगे। केस ही नहीं है, मतलब जिसने आरोप लगाया था उसने केस ही वापस ले लिया, तो जांच बंद हो जाएगी। तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि ये ऐसा कोई डिसीजन ले इससे पहले सारा मामला कोर्ट में निपट जाए। ओके, तो इन्होंने 2012 में, आज सोच लो 2012 से आज कितने साल हो गए, मतलब मोदी सत्ता में बैठे उससे 2 साल पहले से ये मामला चल रहा है, लेकिन कछुए की चाल से ये धीमे। हाँ, इसी मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों बेल पर हैं। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मामला इतना संगीन है, इतना गंभीर है। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मामला इतना संगीन, इतना गंभीर है कि मार्च 2025 की बात बता रहा हूं, कि मामला इतना संगीन है कि आपको भी अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ भेज देना चाहिए दोनों को। लेकिन चलिए, बड़े आदमी हो आप लोग, हम आपको जमानत पर छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सुनवाई नहीं रोक सकते इस मामले की हम, तो मामला गंभीर तो है। ओके, अब अगले 12 दिसंबर को सुनवाई होनी है। अगर सच भाई जैसा दिख रहा है मामला गंभीर है, तो जैसा सब गंभीर दिख रहा है उस हिसाब से आगे क्या होगा मैं थोड़ा सा वो भी बताना चाहता हूं। आगे अगर ये मामला सचमुच में कोर्ट में दोषी पाए जाते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो सैम पित्रोदा हैं और सुमन दुबे जी हैं, ये सबको 6-6 साल की जेल होगी। और 6-6 साल की जेल होगी, मिनिमम 6-6 साल की जेल का प्राविधान है। 6-6 साल की जेल होगी और इनकी सबकी संसद सदस्यता रद्द होगी। खैर, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इन सबको जेल हो या इनकी सदस्यता रद्द हो, ठीक, क्योंकि अगर राहुल गांधी को कुछ भी हो गया ना, मतलब जेल चले गए, राजनीति से बाहर चले गए, जैसे अवध ओझा सर ने राजनीति से संन्यास ले लिया, सुना कि नहीं आप लोगों ने? अवध ओझा को तो जानते हैं ना, अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास ले लिया, ये कह के ले लिया राजनीति से संन्यास कि अब अगर मोदी जी भी आके मुझे कहें कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ रहा हूं और प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं तब भी राजनीति में नहीं जाऊंगा। मैं राजनीति में घुट रहा था, तो ओके, तो जैसे मान लो ऐसा, भगवान न करे कोई दिन ऐसा आ जाए कि राहुल गांधी भी ऐसे कह दे मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, बहुत हुई अब हार, अब और नहीं झेला जाता। हाँ, तो अगर ऐसा किसी दिन कह दिया तो वो दिन भारतीय जनता पार्टी के पतन का दिन होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है, जो लगातार प्रदेश पर प्रदेश जीतते जा रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद यूपी है ही, मध्य प्रदेश है ही उनका, मध्य प्रदेश तो जननी है। ओके, फिर साउथ में केरल है, तमिलनाडु है, ये सब भी है। दिल्ली जीत लिया है ना, राजस्थान है ही उनके पास, छत्तीसगढ़ है ही उनके पास। लगातार बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। कल कोई एक भाई मिला था मुझसे, वो ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विजय के 3 बड़े जो आधार स्तंभ है जिन पर ये जीत का क्रेडिट जिनको जाता है, उसमें सबसे तीसरे नंबर पर है अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार
भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहलाते हैं, जिनके नाते भारतीय जनता पार्टी को इतनी, जिनकी स्ट्रैटेजी, जिनकी कूटनीति, जिनका स्किल है पॉलिटिक्स के कारण भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी जीत प्राप्त होती है कि विपक्ष गायब ही हो जाता है, साफ हो जाता है। दूसरा चेहरा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी में एक मैग्नेट है, एक अट्रैक्शन है, जहां वो खड़े होते हैं वहां ऑटोमेटिक भीड़ जुट जाती है, भीड़ जमा हो जाती है। ओके, भले ही उम्र हो गई है नरेंद्र मोदी की, लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी की छवि जैसा बीजेपी में कोई नहीं है। बट ये बीजेपी की जीत में जिनको क्रेडिट दिया जाए वो दूसरे नंबर पर है, और सबसे फर्स्ट नंबर पर भारतीय जनता पार्टी में जिसको बीजेपी की लगातार जीत का क्रेडिट दिया जा सकता है वो राहुल गांधी है। बात समझे? नंबर 1 दारोमदार जीत का राहुल गांधी। राहुल गांधी हर जगह, हर स्टेट में एक ऐसी पृष्ठभूमि, एक ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं कि पक्का हो जाता है कि जीतना तो अब बीजेपी को ही है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा में गए जलेबी छान के चले आए, ओके, बिहार में गए वो वोट अधिकार यात्रा और क्या क्या निकाला, और बेचारे तेजस्वी को भी 15 दिन फंसा दिया। वो समय होता तेजस्वी के पास तो एन वक्त था वो चुनाव प्रचार का, वो मुद्दों को लेकर के प्रचार प्रसार करता, अपनी छवि बनाता। अब राहुल गांधी के मन से नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दी गई, उसने और गुड़ गोबर कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर 15 दिन बाद फिर जब राहुल गांधी फिर गए बिहार में, तो अंदर की बात बता रहा हूं मैं, फिर बोल दिया गया राहुल गांधी से कि प्लीज अब मत आओ बिहार, अब 15 दिन कम से कम तेजस्वी को दे दो अकेले भाई। और हालत ये रही कि ये सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन था, लेकिन महागठबंधन से राहुल गांधी की तस्वीर तक गायब कर दी गई। मतलब किसी पोस्टर में राहुल गांधी नहीं, बस सिर्फ लॉन्चिंग की गई तेजस्वी यादव की। तो ये हालत होती है ना कि जो इनके साथ सहयोगी दल है वो भी घबराता और कहता है थाईलैंड घुमाओ आप। तो कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी कोलंबिया चले जाते हैं, कभी अफ्रीका चले जाते हैं। तो ठीक है, जो इनके सहयोगी दल है उन्हें काफी सुकून मिलता है कि यहां मत रहो, फिर कहीं भी रहो। तो अगर समझ गए मेरी बात, कि अगर राहुल गांधी बेचारे परमानेंटली कहीं चले गए तो बीजेपी का क्या होगा? मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। ओके, तो ये है पूरा मामला। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले 10-12 दिनों में पूरा मीडिया में यही हावी रहेगा। आने ही नहीं देते, मतलब ऐसा होल्ड करके रखा हुआ है। एक नहीं होता है कि वो डर बना के रखा हुआ है। अच्छा, किसी भी पार्टी की बात करता हूं, मतलब ये होता है कि पार्टी बड़ी चीज होती है, और पार्टी पर जब तक पार्टी से इस परिवार का साया नहीं उठ जाएगा, मतलब ये माता जी का अगर उम्र हो गई है, भगवान न करे किस दिन चल बसी, और राहुल ने संन्यास ले लिया, प्रियंका ने कहा आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, तब हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, समझे ना? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाया था, 5वीं पीढ़ी का भी गांधी तैयार हो गया है। वो प्रियंका वाड्रा का बेटा है। ओके, तो वो क्या, आई डोंट नो, उसका नाम कुछ है, वो अपने नाम, मतलब उसका जो भी नाम है, उसके नाम के आगे उसने लिखा हुआ है राजीव गांधी, फलाना, मतलब बाप का नाम नहीं लिख रहा है वो अपने। ओके, वो ठीक, अपने नाना का नाम लेके आगे चल रहा है कि फलाना प्रियंका। देखिए, प्रियंका का बेटा टाइप कीजिए, क्या आएगा? सन ऑफ प्रियंका। क्या आया? चले मैं खोज देता हूं, 1 मिनट में आ जाएगा भाई। सन ऑफ सरदार तो नहीं खोज रहे हो आप? नहीं, सरदार नहीं है, सन ऑफ बाड्रा, सन ऑफ रेहान। हाँ, तो रेहान बाड्रा था अभी तक वो, अब रेहान राजीव गांधी हो गया। ठीक, तो बात समझे कितना जबरदस्त लिख, मतलब ये परिवार के
दायरे से पार्टी कभी बाहर, और जब खैर नौबत नहीं आएगी, मुझे जो इस पार्टी के नक्शे कदम लगते हैं 5 साल इसकी उम्र और है बस, ज्यादा से ज्यादा। अगर इस परिवार के चंगुल से बाहर नहीं आ पाई ना तो 5 साल में खत्म हो जाएगी पार्टी। ये बहुत बुरे हालत चल रहे हैं इस पार्टी के। तो चलिए खैर, ये सब राजनीति है, और मेरा पर्पज बस ये है, एग्जाम वगैरह के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ। हाँ भाई, अगर बाय द वे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल हो जाती है तो ये एक हिस्टोरिक घटना बनेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में भी ये आपकी लाइफ में पूछा जाएगा। मतलब आपके बच्चों को आप पढ़ा सकते हो ये इतिहास, कि एक दौर ऐसा भी आया था जब भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल के 2 बड़े राजनीतिक नेताओं को 6-6 साल की जेल हुई। ओके, तो आपको तो एग्जाम में इसका कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं मिल सकता है। हाँ, बस इससे मतलब क्या है कि कंपनी के नाम आपको याद रखने हैं, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। हेराल्ड क्या है, न्यूज़पेपर है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। घोटाला उटाला नहीं पूछा जाएगा। ओके, ऐसा पूछा जा सकता है कि नेशनल हेराल्ड कंपनी का ऑपरेटिंग कंपनी कौन थी, ठीक है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी ये जो मामला चल रहा है इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, बट ये भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते। बट उससे भी बढ़कर चीज है कि चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, इसलिए क्या हो रहा है आपके चारों ओर, जो बहुत बड़ी घटना होने वाली है, बड़ी घटना होगी, आपको उसका आइडिया होना चाहिए, पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए। भाई उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या हुआ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया, और उन्हें लाया नहीं गया, मतलब उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, महाभियोग लाने से पहले, इम्पीचमेंट से पहले रिजाइन कर दिया। लेकिन उस समय चर्चा में रहा कि जो सतीश धनखड़ जी ने रिजाइन किया, तो उस समय ये भी चर्चा में रहा महाभियोग कैसे होता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक ये सारी चीजें बासी हो जाएंगी। लेकिन